नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पोस्ट एग्ज़ाम गुरु पर। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ें। आज मैं जब टेलीग्राम अभी चला रहा था तो मैंने देखा कि एक चैनल के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छा ये एक मॉडल पेपर जो है इसको एक सेट किया गया है जो एमटीएस परीक्षा आपकी 11 अक्टूबर को होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा जो है पेपर सेट किया गया है। इसमें जो है काफ़ी नए या काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए, और एक बार मैं आपको और बता दूं कि ये जो है हमारा ये शायद 5वां जो है प्रैक्टिस टेस्ट कह लीजिए या मॉडल पेपर कह लीजिए एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर के ये है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। काफ़ी लोग मुझे जो है कहते हैं सर दूसरा पेपर कहाँ मिलेगा, तीसरा कहाँ मिलेगा, तो उन सभी मॉडल पेपर का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा लास्ट में कि कैसे हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जा कर के कैसे आपको जो है और वीडियोज देखने हैं। चलिए तो बिना कोई देर किए हुए पहला प्रश्न, हाउ मेनी चेयरमैन एंड मेंबर्स आर इन पीएसबी। पीएसबी मीन्स पोस्टल सर्विसेज बोर्ड, हिंदी में बात करें तो डाक सेवा बोर्ड। पीएसबी में कितने चेयरमैन और कितने सदस्य हैं? तो जो भी डाक सेवा बोर्ड होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो है प्रेजेंट में वो जो सेक्रेटरी पोस्ट हैं वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ग्रीन से हाईलाइट है वो आंसर आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच सर्किल एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी एंड इट्स हेडक्वार्टर। यानी कि पांडिचेरी कौन से सर्कल में आता है, यानी किस सर्किल के क्षेत्राधिकार में आता है। आप बार बार देखिए, जितने भी मॉडल पेपर देख रहे हैं एक पेपर यहाँ से, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से ज़रूर सभी ने सेट किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में कभी ये पूछ लेते हैं कि किसका हेडक्वार्टर है, ये मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी कि पांडिचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो किस सर्किल के उस अंतर्गत आता है, तो वो आता है तमिलनाडु के जुरिडिक्शन में आता है। और उसका हेडक्वार्टर जो है आप सभी जानते होंगे कि चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑफ संडे एंड हॉलीडेज आर। जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं, यानी रात्रि डाकघर होते हैं, उनका कार्यकाल शनिवार और रविवार, मतलब रविवार और छुट्टियों के दिन क्या होता है। तो रविवार और छुट्टियों के दिन आप लोग जानते हैं कि ये लिमिटेड आवर का जो होता है इनका एक कार्यकाल होता है। तो ये 10 बजे से लेके 17 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग 10 AM टू 17 आवर्स, यानी कि 5 PM ऑफ इवनिंग। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेज आर। डाक शुल्क के भुगतान की विधि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। पोस्टेज स्टैम्प्स, जी हाँ बिल्कुल। इम्बोज स्टैम्प, जी हाँ आप जानते हैं कि इम्बोज स्टैम्प्स का भी यूज किया जा सकता है। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट, जैसे कि आप पीओ गाइड 1 जब पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि फ्रैंकिंग इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो प्रीवियस डेट की फ्रैंकिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आगे जाके उसमें शर्तें दी हुई हैं कि किन किन शर्तों से हम प्रीवियस डेट का भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है फ्रैंकिंग इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 तो हो ही नहीं सकता है। और रेवेन्यू स्टैम्प, आप जानते हैं हिंदी में राजस्व टिकट, रेवेन्यू स्टैम्प का यूज जो है केवल स्टैम्प ड्यूटी चुकाने में किया जाता है, ना कि पोस्टेज में। तो ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस प्रकार केवल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये आपका सही है। और ये आपका देखिए ये ग्रीन से हाईलाइट है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर्स ऑन विच द प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस पेड ड्यूरिंग सर्टेन स्पेसिफिक आवर्स। तो यानी कि कह रहा है निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान पत्रों को, जैसे कि एक मैंने आपको बताया था लेट फीस कि एक विलंब शुल्क का भुगतान करने के बाद जो है पत्रों को जो पोस्ट करने की सुविधा कहाँ कहाँ पर दी जाती है। अब सीधा प्रश्न ये आप जान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा लेट लेटर्स टू लेट लेटर्स पढ़ा है, तो ये उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि लेट लेटर्स को जो है कहाँ पोस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे मतलब ऐसी सुविधा हो कि कोई स्पेसिफिक आवर हो जहाँ हम एक एक्स्ट्रा फीस दे दें और हमारा लेटर पोस्ट हो जाए।
इन दी लेटर बॉक्सेज ऑफ मेल वैन्स ऑफ आरएमएस सेक्शंस, आरएमएस सेक्शन के मेल वैन के लेटर बॉक्स में, बिल्कुल सही है। इन लेटर बॉक्सेज ऑफ आरएमएस ऑफिस, आरएमएस कार्यालय के लेटर बॉक्स में, जी हाँ। इन लेटर बॉक्सेज एट सेलेक्टेड कार्यालय ऑफिसेज, यानी चयनित जो डाकघर हो या कार्यालय हो वहाँ के लेटर बॉक्सेज में। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स पार्सल्स, यानी सामान्य तौर पर या आम तौर पर जो है जो प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस माने जो डायरेक्टर के अंडर में वर्क करते हैं, तो उनका शनिवार के दिन जो है कार्यकाल या व्यावसायिक घंटे, आप कहिए कार्यकाल की बात नहीं, बिजनेस आवर्स मतलब होता है कि कार्यकाल की अवधि या व्यवसाय की अवधि कितनी होती है। तो शनिवार के दिन उनका 5 घंटे का होता है, 3 बजे बंद कर देना नॉर्मली। तो ये पीओ गाइड से आपका प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सकता है कि जैसे अदर पोस्ट ऑफिस का कितने बजे है, तो वहाँ पे दिया हुआ है। जब मैंने आपको पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने हाईलाइट की थी। और एक चीज़ आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जितने आप मॉडल पेपर कर रहे हैं लगभग वही प्रश्न सेट किए गए जो आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। कुछ प्रश्न को छोड़कर, जैसे अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं पढ़ाया और कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं। अगला देख लीजिए 7, इट इज़ द इंडेवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। डाकघर निम्न में से किस श्रेणी डाक को जल्द से जल्द आगे फॉरवर्ड करेगा और तुरंत वितरण की व्यवस्था करेगा। तो आपको पता है कि जो फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल होते हैं उनको हमको बहुत जल्दी डिस्पोज करना होता है और भेजना होता है। तो ऑल फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स पोस्टल आर्टिकल्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, लाइसेंस ऑफ रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाई एंड लाइसेंस फीस। रिमोटली मैनेज जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसका लाइसेंस कौन जारी करता है और उसका लाइसेंस शुल्क क्या है। तो आपको पता है कि मंडलाध्यक्ष, और वो भी आपको पता है कि डिविजनल हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न ही जारी करता है, और 375 रुपये इसका शुल्क है। फ्रैंकिंग मशीन पे मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू लेंथ ऑफ कवर एंड इन लोअर हाफ एंड टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल लीविंग ए क्लियर मार्जिन एट लीस्ट डैश एट द टॉप फॉर द पोस्टेज स्टैम्प एंड लेबल्स पोस्टमार्क एंड अदर इंडिकेशंस। आपको पता है कि जो आप एक लिफाफे पर पता लिखते हैं तो जो उसका लेंथ का होता है उसके जो है उसके समानांतर आप लिखते हैं, दाहिने कोने पर हमेशा दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो ऊपर डाक टिकट लगाने के लिए स्थान छोड़ा जाता है, तो वो कितना स्थान होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमें 3 सेंटीमीटर का ऊपर से, अगर मैं बात करूँ दाहिने कोने की यानी राइट हैंड टॉप कॉर्नर की बात करूँ, तो वो 3 सेंटीमीटर छोड़ करके तब पता यानी कि 2 यानी एड्रेशन लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान नियत होता है डाक टिकट चिपकाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो डाक टिकट कहाँ चिपकाया जाता है, अभी कल के मॉडल प्रश्न में जो हमारा प्रश्न था तो आपने बताया था कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। तो उसके लिए कितनी जगह नॉर्मली आपको छोड़ना है, तो 3 सेंटीमीटर की जगह आपको छोड़नी है, और ये पीओ गाइड में दिया हुआ है। पोस्ट बॉक्सेज आर अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिस एज मे बी डिटरमाइंड ऑन बिहाफ बाई दी, यानी पोस्ट बॉक्स आपको पता है कुछ डाकघरों में किराए के लिए उपलब्ध होते हैं। इसका निर्धारण किसके द्वारा सामान्यतः किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए CPM जी, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि हेड ऑफ सर्किल, आप कह लीजिए सर्किल प्रमुख, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स कमेंसन फ्रॉम दी, जैसे पोस्ट बॉक्स आपने किराए पर ले लिया तो उसके किराए की अवधि कब से प्रारंभ होती है। तो ये पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग पे भी हमारा डिटेल वीडियो, मैंने आपको पहले वहाँ पे बताया था कि मान लीजिए किसी भी महीने की आपने 15 तारीख को लिया या किसी भी तारीख को लिया, तो रेंट आपका हमेशा जिस महीने में आप लेंगे उस महीने की अलॉटमेंट की पहली तारीख से ही माना जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच अलॉटमेंट इज डन, महीने का पहला दिन जिसमें आवंटन किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑल चार्जेज इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेज ऑन कैंप बैग बुक एज पार्सल और एयर पार्सल शुड बी प्रीपेड इन। आपको पता है कि कैंप बैग का जो बुक होता है पार्सल, उस पर इंसिडेंटल चार्ज और एयर चार्ज पड़ता है। तो उसको पूछा कि इस शुल्क का भुगतान किस माध्यम से होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस शुल्क का भुगतान सर्विस स्टैंप के माध्यम से होता है, ठीक है, पोस्टेज स्टैंप के माध्यम से नहीं होता है, सर्विस स्टैंप यानी शासकीय टिकट के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 13,
विच आर नॉट इंटाइटल टू इन्जॉय द प्रिविलेज ऑफ स्पेशल बैग वाइल दे आर ऑन टूर। तो इसमें नीचे कुछ लोगों की गणमान्य व्यक्तियों की सूची दी गई है और कहा गया है इनमें से किस लोगों को स्पेशल बैग यानी विशेष बैग का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो आंसर है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। मैंने आपको जब पीओ गाइड पढ़ाई थी ऑफिसर पोस्टल आर्टिकल, तो वहाँ मैंने बताया था कि पूरी सूची आपको बताई थी और मैंने बताया था कई बार प्रश्न दूसरी तरह से आता है कि किसका टूर प्रोग्राम कहाँ भेजा जाता था, तो वहाँ से भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, प्रोहिबिटेड आर्टिकल क्लॉज नंबर। तो आपको पता है कि जैसे भी मैंने प्रीवियस एग्जाम सॉल्व कराया था पोस्टमैन का, वहाँ मैंने बताया था कि अब एक नया जो है चलन देखने को आया है, चाहे प्रीवियस आईपीओ एग्जाम की बात कर ली जाए या प्रीवियस पोस्टमैन की या प्रीवियस GS2P एग्जाम की, तो अब सीधे क्लॉज पूछे जा रहे हैं कि स्टैंपिंग किस क्लॉज में है, ये पीओ गाइड के किस क्लॉज में है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल किस क्लॉज में है, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल किस क्लॉज में है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट रूल आप याद कर लीजिए। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल क्लॉज नंबर, ये अगर पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर क्लॉज नंबर 209 में प्रतिबंधित वस्तुओं का क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वेइंग 55 ग्राम। पंजीकृत समाचार पत्र, आपको पता है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, उनके 55 ग्राम का वजन का पोस्टेज इन्होंने पूछा, तो वो 50 पैसे है। उसमें स्लैब होती है, मैं आपको पोस्टेज रेट का वीडियो जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें बताया जाएगा कि कैसे पोस्टेज क्या लगता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, उस पर मैं वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध करा रहा हूँ, तो वहाँ ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 250 ml गंगा जल परचेज फ्रॉम काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। डाकघर के काउंटर में आपको पता है कि कुछ चिन्हित डाकघरों में गंगा जल बिक रहा है, अब प्रेजेंट में केवल 250 ml की पैकिंग में ही बिक रहा है, ठीक है। और गंगोत्री से सोर्स यानी गंगोत्री का गंगा जल ही अब केवल बिक रहा है, वरना पहले 2 जगह का बिकता था, गंगोत्री और ऋषिकेश का, लेकिन अब केवल गंगोत्री का बिक रहा है। उसका मूल्य क्या है, तो 250 ml की एक बोतल का मूल्य 30 रुपये है। तो इस प्रकार 2 बोतल का इन्होंने पूछा है, तो 30 गुणे 2 यानी 60 रुपये, 60 रुपीज़। अगर मैं आसान उस तरह कहूँ इंग्लिश में, तो कॉस्ट ऑफ वन पीस ऑफ 250 ml ऑफ गंगा जल बॉटल इज ₹30 पर पीस फॉर 250 ml। अकॉर्डिंगली फॉर 2 pieces it will cost ₹60। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु गिव्स बिजनेस ऑफ 50,000 ऑफ स्पीड पोस्ट इन 1 डे। आपको पता है कि एक नया स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर है। जब मैं आपको प्रीमियम सर्विस का वीडियो पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने आपको बताया है, वीडियो भी है चैनल पर, कि 2,000 रुपये से लेकर के 1 लाख और 1 लाख से अधिक 2 स्लैब है। 2,000 रुपये से 1 लाख तक का कोई बिजनेस एक बार में देगा तो उसको 5%, और उससे 1 लाख से अधिक देगा तो 10% का तुरंत डिस्काउंट देना है। तो अब आप यहाँ पे 50,000 का 5% यानी 5% ऑफ 50,000 निकाल लीजिए, कितना होगा 2,500। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अकाउंट ओपन इन NSC विथ मिनिमम ₹10 ऑफ मल्टीपल ऑफ, यानी अगर कोई NSC यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र लेना जा रहा है तो न्यूनतम कितने रुपए से खुलेगा और कितने के मल्टीपल में खुलेगा। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट इन SB करके एक वीडियो मैंने डाला है, जिसमें लेटेस्ट जो है वहाँ से आप तैयारी करिएगा, वो वीडियो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपये से न्यूनतम होगी और 100 के मल्टीपल में जारी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, करंट रेट ऑफ बोनस इन RPLI ग्राम प्रिया। RPLI ग्राम प्रिया पॉलिसी में वर्तमान बोनस की दर क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छे से सेट किया गया, बहुत चालाकी से, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। नॉर्मली लोग देखेंगे तो यही ऑप्शन ए लगा देंगे, ₹45 पर 10,000 ऐसे माने समस्या। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी बोनस होता है वो प्रति 1,000 रुपये के लिए होता है, यानी पर 1000 के लिए होता है, ना कि पर 10,000 के लिए। तो उसका जो रेट है वो ₹45 पर 1000 है। तो उस तरह आप गुणा करेंगे, अगर आप क्या नाम है पर 1000 से, तो आप यहाँ देख रहे हैं ₹45 पर 10,000, ये गलत है। ₹48 पर 1000 ये गलत है, 45 रुपीज़, चूँकि ग्राम प्रिया जो पॉलिसी है उसका रेट जो है ₹45 पर 1000 है। अब यहाँ देखिए आप पूरे में ₹45 पर 1000 का ऑप्शन नहीं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो दिया हुआ है ₹4,500 पर लाख। तो आप अगर ₹45 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, अगर 1,000 रुपये के लिए 1000 के लिए 45 है, तो 1 लाख के लिए कितना होगा, तो 4,500 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से सेट किया गया है। कई बार पेपर करते मुझे दिक्कत होती है, हम 45 देख के टिक लगा देते हैं, बाद में हम आगे ये नहीं देखते हैं कि वो पर 10,000 लिखा है कि पर 100 लिखा है।
इस दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PLI RPLI का मेरा डिटेल्ड वीडियो उपलब्ध है, वहाँ मैंने आपको इस पे चर्चा भी की है और MCQ भी उसमें आगे मैंने दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन PLI एंड इन मल्टीपल ऑफ, यानी कोई PLI अगर कराना चाहता है तो न्यूनतम राशि क्या है और उसका गुणक क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो PLI न्यूनतम 20,000 से खुलेगी, यानी 20,000 रुपये से खुलेगी, और फर्दर ये मल्टीपल 10,000 का होगा, यानी 25,000 की PLI नहीं होगी, 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन EA एंड WLA CWLA पॉलिसी आफ्टर, यानी कि अगर EA यानी इंडोमेंट अलाउंस यानी संतोष, और WLA ने होल लाइफ और कन्वर्टेबल होल लाइफ, तो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि EA में 3 ईयर है, WLA CWLA में 4 ईयर है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, डिनोमिनेशन ऑफ IPO एंड FPO। IPO माने इंडियन पोस्टल ऑर्डर, FPO माने फील्ड पोस्टल ऑर्डर। तो उसका डिनोमिनेशन पूछा है, तो आप याद रख लीजिए कि IPO के 8 डिनोमिनेशन है और फील्ड पोस्टल ऑर्डर के 6 डिनोमिनेशन है। मैं आपको एक हफ्ते में इसका वीडियो दे दूंगा, कमीशन भी बता दूंगा और डिनोमिनेशन भी आपको बता दूंगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा IPO चैप्टर को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एलिजिबल एज लिमिट फॉर APY। अब तक देखिए जितने मैंने मॉडल कराए हैं आपको, सब में APY का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो आपको याद रख लेना है 18 से 40 वर्ष। न्यूनतम पेंशन कितनी है? 1,000। अधिकतम पेंशन कितनी है? 5,000। APY पे मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो दे रखा है, किसको क्या मिलेगा। कॉर्पस अमाउंट भी मैंने आपको बताया है कि 5,000 वाले पे 8.5 लाख है। कितनी पेंशन की स्लैब है? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5 तरह की पेंशन है। और आपके MTS एग्ज़ाम के लिए जो जन सुरक्षा स्कीम है, चाहे APY, PMJJY, PMSBY, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टर्म पोस्ट मास्टर जनरल डज नॉट इंक्लूड, यह क्वेश्चन है वॉल्यूम 5 की डिफिनीशन से। पोस्ट मास्टर जनरल की परिभाषा में क्या नहीं होता है? तो उसमें प्रिंसिपल CPMG भी होता है, PMG भी होता है, और इवन दो DPS भी होता है PMG की परिभाषा में। जब आप वॉल्यूम 5 मैंने पढ़ाया, वहाँ मैंने आपको बताया। तो उसका करेक्ट आंसर है DDG, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्म विच इज कैपेबल ऑफ पोस्टिंग ऑफ डैश अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एंड डैश रजिस्टर्ड आर्टिकल एट ए टाइम इज आइडेंटिफाइड एट बल्क मेलर। यहाँ पे बल्क मेलर की परिभाषा पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन आपके मालूम 5th से। तो आपको मैंने बताया था कि जो आदमी जो है 5,000 अनरजिस्टर्ड, 5,000 रजिस्टर्ड आर्टिकल और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजता है एक बार में, उसे बल्क मेलर माना जाता है। जो ग्रीन है वही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द कैंप आर्टिकल एंड कैंप बैग आर डिस्पोज इन अकॉर्डेंस विद। कैंप आर्टिकल और कैंप बैग किसके अनुसार निष्ठान होता है आपको पता है? TB ऑर्डर, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था कि टूर बी ऑर्डर भी ने कहा जाता है। तो TB ऑर्डर के द्वारा ही कैंप आर्टिकल और कैंप बैग का निस्तारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ए ब्रांच ऑफ आर्म्स वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच, शॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन इन। कह रहा है कि RMS की एक ऐसी शाखा जहां बंद बैग प्राप्त होते हैं और पत्र की छटाई नहीं की जाती, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। इन्होंने ट्रांजिट ऑफिस पे टिक लगाया, तो जो ट्रांजिट ऑफिस है उसका हालांकि गलत है ट्रांजिट ऑफिस यहाँ पे आंसर। तो मैं ट्रांजिट ऑफिस भी आपको बता दूँ कि जो 2 पोस्ट ऑफिस की कम्युनिकेशन लाइन में होता है वो ट्रांजिट ऑफिस होता है, और RMS जहाँ पे बैगों बंद बैग प्राप्त होते हैं और सॉर्टिंग नहीं होती उसको ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिट मेल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 28, द इंचार्ज ऑफ RMS डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि RMS यानी कि रेल डाक व्यवस्था के मंडल के प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो SSRM या SRM कहा जाता है। प्रवर अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था या अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था, यानी SSRM और SRM कहा जाता है। मेल बैग ये मेल बैग क्या है? मेल बैग आपको पता है कि ड्यू बैग है। रजिस्टर्ड बंडल प्रिपेयर्ड वेयर देयर आर मिनिमम रजिस्टर्ड, 3 आर्टिकल या 3 या 3 से अधिक आर्टिकल होने पर रजिस्टर्ड बंडल प्रिपेयर किया जाता है अगर एक ही डेस्टिनेशन का है तो। और एक ही डेस्टिनेशन सिटी, वो आपको मैंने आपको बताया था पूरा स्टेशन बंडल और सब टेरिटरी बंडल ये सब मैंने बताया था। तो रजिस्टर्ड बंडल के लिए 3 और मोर। चलिए अब आगे जाइए, देखिए मैथ का ये प्रश्न है कि ट्रेन इतनी यात्रा कर रही है, आपका एक एक नियम से लग जाएगा, आप जानते हैं यूनिट लॉ। इसका सही आंसर है 64 सेकेंड। चलिए ये इन्होंने दिया। अच्छा देखिए मैथ के मैंने प्रश्न सॉल्व नहीं किए, जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया आप इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए। अगर कुछ होता है तो हो सकता है कि आंसर सही हो, तो इसकी मैं ये नहीं पुष्ट करता हूँ, इसका सभी आंसर सही है। लेकिन जिसने भी पेपर सेट किया काफ़ी मेहनत से सेट किया है,
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आंसर सारे सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मैथ के प्रश्नों को आप पॉज करिए, नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, आंसर मिलाइए। अगर कोई आंसर में कमी है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। मैथ के जो क्वेश्चन है काफ़ी मीडियम रखे गए, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि एमटीएस एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न ही मैथ का टफ आता है, बाकी सब बहुत जनरल, बहुत इजी आते हैं। और जब से ये विभागीय क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यानी पार्टी जो मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व कराए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब लेवल थोड़ा पेपर का अच्छा आ रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये एमटीएस का एग्ज़ाम है, पोस्टमैन से ईजी आएगा। तो आपको पूरी तैयारी जो करनी है बहुत थॉरो करनी है। फिर आपको पता है कि अब नए बच्चे काफ़ी जीडियस है, तो कंपटीशन काफ़ी नेक टू नेक है। तीसरा आप जानते हैं, देखिए नया क्वेश्चन मैथ का 36, मैं आपको ये बताते रह रहा हूँ बीच की बातें, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन आप इस पर भी गौर करके अपनी तैयारी, चूँकि एक ही चीज़ है जो प्रैक्टिस और रिवीजन, यही आपको स्ट्रांग बनाता है। तमामों यूट्यूब चैनल हैं, तमामों टेलीग्राम चैनल हैं, तमामों राइटर्स ने काफ़ी मेहनत करके बुक्स लिखी हैं। तो अब लोगों के पास वो पुरानी वाली बात नहीं रही, आज के 5 साल पहले वाली कि बुक कहाँ से लेंगे। सोशल मीडिया का है, हर चीज़ उन्हें मिल जाती है, लोग अच्छे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, कैरियर प्रोग्रेशन है। इसलिए बड़ा सिंसियरिटी से आप लोग तैयारी करिए। चूँकि आप लोग देख रहे होंगे कि एमटीएस की मैं सीट की बात करूँ, वैकेंसी की बात करूँ, तो काफ़ी कम रह जाती है। एक एक डिवीज़न में 100 लोग बैठते हैं, पता चला 1 वैकेंसी है, कई कई जगह पे तो 0 वैकेंसी है, सरप्लस में लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अब मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 40, आप नोट करिए। 39 एक बार और नोट कर देख लीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ के बारे में, अब मैं जो थोड़े बहुत वीडियो दूंगा, बहुत कम सिलेबस आपका बचा हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका 11 अक्टूबर को पेपर है, तो जो भी मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, चूँकि आप मेरी आवाज़ से अनुभव कर पा रहे होंगे कि बहुत मैं अच्छी तरह से साउंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, कई नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं कि 11 के बाद ठीक होंगे। मैं कहना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैं थोड़ा भी प्रैक्टिस सेट पे जो है थोड़ा जोर दे रहा हूँ, और मैं थोड़े बहुत सिलेबस कराऊँगा। अगर मेरा कुछ छूट जाता है तो थोड़ा आप लोग भी कुछ चीज़ें अपना मेहनत करके पढ़ें। बिल्कुल मेरे ऊपर ही 100% डिपेंडेंट जो है कि नहीं वो बताएंगे मैं वीडियो देख लूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ऑनेस्टी के साथ वादा करता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। चूँकि एक चीज़ हो जाती है कि वीडियोस काफ़ी जो लंबे हो जाते हैं तो लोग पूरा देखते नहीं, उसको बाईपास कर जाते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा छोटी वीडियोज। अब देखिए जीके से प्रश्न है, दूध सागर फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दूध सागर जलप्रपात निम्न से किस परिस्थिति है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिक से भी हो जाते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि नर्मदा और गोदावरी दोनों नदियाँ जो है दूध सागर नहीं है। जहाँ पर दूध सागर आप जब जाएंगे गोवा, तो महाराष्ट्र से गोवा के बीच में रेल लाइन पर ही दूध सागर पड़ता है, तो इसका सही आंसर है मांडोवी। तो कई बार जो जीके के क्वेश्चन आपके बहुत जनरल से हो जाते हैं। अब आपको क्लियर पता चल गया नर्मदा गोदावरी नहीं है, तो आपको 50-50 का मान लिया ऑप्शन आ गया तापी और मांडोवी का, और वो मांडोवी है। निम्नलिखित में कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा, जैसे आपको पता है कि भूमध्य रेखा तो भारत से छूती ही नहीं है, तो ये आपका कर्क रेखा ऑप्शन सही है। देखिए मधुबनी इज ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स, तो मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है, किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए मधुबनी एक जगह भी है बिहार में, तो ये शैली भी बिहार की है, और मधुबनी एक बहुत फेमस प्लेस भी है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 44, बोट रेस इज ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। आपको पता है कि नौका दौड़ किस त्यौहार में होती है, तो ओणम। बहुत ईजी सा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। ये मेरे जो है आ भी चुका है पूर्व में, बहुत पहले एमटीएस एग्जाम में मेरे शायद मुझे नहीं याद है कि मॉडल पेपर 1 या 2 में ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग को पता है कि कार्बन का अवयव होता है। 46, द हैंडसेट सब्सटेंस और द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो डायमंड है। हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कौन निर्णय करता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है ही नहीं, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें स्पीकर भी कहते हैं, वो ये निर्णय करते हैं। वो जो कह देते हैं वो मनी बिल और नॉन मनी बिल पे निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डैश योर सेल्फ अदर द प्लेस वेयर यू वर्क। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। यह हमेशा महत्वपूर्ण है, इन्होंने रिस्पेक्ट कहा है, तो ये थोड़ा अधूरा टाइप का
प्रश्न है, लेकिन अगर इंग्लिश में करें तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो यहाँ पे सही आंसर रिस्पेक्ट ही होगा। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अदर्स एंड द प्लेस वेयर यू वर्क। आपको स्वयं का, दूसरों का और अपने वर्क स्थल का सम्मान यानी कि आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मोहनदास? मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942। आपको पता है कि जितने भी आंदोलन हैं, चाहे सबने अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो हो, या नमक क्या नाम है, दांडी नमक हो, नमक सत्याग्रह हो, बारदौली सत्याग्रह और चिपको आंदोलन, तो जितने भी आपके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में लागू किया गया। अब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन का जो ये सेट था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो है ये बताऊंगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर ये वीडियो कहाँ मिलेगा, वो वीडियो कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको यूट्यूब पे अभी सीधे खोल करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको वीडियो कहाँ पर मिलेगा।